नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एकता बेदी और वेलकम है आपका लीगल मित्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुआ। अ कार एक्सप्लोजन जिसका अब पूरा सर्किट पता लगने लगा है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उस इंसिडेंट के टाइम क्या हुआ था, और आज उसकी इन्वेस्टिगेशन अपडेट, लीगल सोशल इम्प्लीकेशंस और आपको क्या जानना चाहिए ये सब समझेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से इंसिडेंट का एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। तो 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली ओल्ड सिटी के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक hyundai की i20 कार में एक्सप्लोजन हुआ था। इनिशियली 8 से 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों को इंजर्ड होने की रिपोर्ट्स थी। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस इंसिडेंट को टेरर अटैक माना जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये था अपडेटेड इंसिडेंट का आउटलाइन। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगाया। एक सस्पेक्ट जिसका नाम है उमर उन नबी, जिसको गाड़ी चलाने वाला और बॉम्ब असेंबल करने वाला माना जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक वो पार्किंग में गाड़ी लेके बैठ गया और वही पार्किंग स्पॉट में उसने बॉम्ब असेंबल किया। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया है कि एक गाड़ी पार्किंग एरिया में दोपहर 3:19 पर आई और 6:28 तक पार्किंग में ही रही। उसके बाद गाड़ी मूव हुई और 6:52 पर एक्सप्लोजन हुआ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये लिंक भी निकाला है कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद से भी कनेक्ट हो सकता है। 10 मेंबर कोर ग्रुप जिसमें टेरर डॉक्टर्स, क्लर्क्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ शामिल है। इस केस में लीगल और फॉरेंसिक एविडेंस को भी एग्जामिन किया जा रहा है, जैसे कार ओनरशिप, कार रजिस्ट्रेशन, बैंक ट्रेल्स, डीएनए सैंपल सब एग्जामिन हो रहा है। ये सब फाइंडिंग्स हमें दिखाते हैं कि ये एक प्लान्ड एक्ट था। एक्सीडेंटल या मैकेनिकल फॉल्ट्स अब कम नजर आ रहे हैं। अब मोटिव और नेटवर्क पर नजर डालते हैं। एज पर ऑफिशियल अपडेट्स, मोटिव सिर्फ डिस्ट्रक्शन या फियर स्प्रेड करने का है। उनका एम पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करना था जिससे मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो। नेटवर्क का हिस्सा थे डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटी कैंपसेस जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिससे रेडिकलाइजेशन का पाथ निकाला जा रहा है। इसका इम्पैक्ट मल्टीपल लेवल्स पर होगा, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अर्बन सिक्योरिटी मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म का स्टांस फिर दिखाया। अब देखते हैं लीगल एक्शन का अब तक का स्टेटस। एनआईए ने एक मेजर अरेस्ट किया है अमीर राशिद अली, जो कि कश्मीर का रेजिडेंट है और कार उस मॉड्यूल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरा सस्पेक्ट जसीर बिलाल वानी अलियास दानिश को अरेस्ट किया गया है और कोर्ट ने उसे 10 दिन एनआईए की कस्टडी में भेजा है। कोर्ट्स और अथॉरिटीज ने कैंपसेस, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और शेल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल लिंक्स पर भी एक्शन लिया है। एरिया सिक्योरिटी और पब्लिक एक्सेस पर भी एक्शन लिया गया। रेड फोर्ट, लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक के आसपास भी एंट्री और ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। ये सब दिखाता है कि लीगल मशीनरी का भी मूव चल रहा है, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है। एज एन एडवोकेट ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो पहला है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट। जब टेरर एक्ट बन जाता है तो एजेंसीज टेरर लॉ के अंडर जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन पावर्स बढ़ते हैं, पर साथ ही हम सिटीजन के राइट्स एंड एजेंसी पावर्स का बैलेंस देखना चाहिए। दूसरा, रेडिकलाइजेशन इन यूनिवर्सिटीज। कैंपस, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स का पार्ट बन रहे हैं। यूनिवर्सिटीज का ओवरसाइट, ट्रस्ट गवर्नेंस और रेडिकल कंटेंट प्रिवेंशन पर फोकस होना चाहिए। तीसरा, अर्बन सिक्योरिटी एंड हेरिटेज साइट्स। रेड फोर्ट जैसी सिंबॉलिक साइट पर इंसिडेंट हुआ। टूरिस्ट फ्लो, क्राउड कंट्रोल, मेट्रो कनेक्टिविटी का रिस्क बढ़ता है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हाई रिस्क पब्लिक जोन का प्लान बनाना होगा। चौथा, विक्टिम सपोर्ट एंड जस्टिस।
जो लोग इंजर्ड हैं या फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया, उनके लिए लीगल एज, कंपनसेशन, लॉन्ग टर्म रिहाब स्कीम्स का कंसर्न होगा। पांचवा है मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो रूमर्स जल्दी फैलते हैं। बीइंग एन एडवोकेट, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि वेरीफाई करें, सेंसेशनलिज्म से बचें, सही कैनवस पर बात करें। ये सब सोशल और लीगल एस्पेक्ट्स हमारी वीडियो का कोर मैसेज होना चाहिए। सिर्फ व्हाट हैपेंड नहीं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं ये भी। अब मैं कुछ डायरेक्ट सजेशंस देना चाहूंगी जो आप एज अ सिटीजन फॉलो कर सकते हो। पब्लिक प्लेसेस में जाते वक्त अवेयरनेस रखिए, एग्जिट रूट्स, क्राउड बिहेवियर, सस्पिशियस आइटम्स नोटिस करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। मीडिया कंजम्पशन में क्रिटिकल थिंकिंग रखें। किसी भी क्लेम पर बिलीव ना करें जब तक ऑथेंटिक सोर्स ना हो। सोसाइटल सपोर्ट दीजिए, विक्टिम्स के लिए एम्पैथी का मैसेज और वी स्टैंड टुगेदर का एटीट्यूड रखिए। फियर से रिएक्शन मत दीजिए, काम, इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रांग रहिए। अगर कैंपस या इंस्टीट्यूशन में आप हैं तो पहचान करें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, अनयूजुअल बिहेवियर, टॉक ऑफ मार्टरडम, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, तो आप तुरंत इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। इन सजेशंस के थ्रू हम इंडिविजुअली अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकते हैं इस लार्जर स्टोरी में। तो दोस्तों, आज का अपडेट यही था। जैसा कि प्रॉमिस किया था, पूरे केस की करेंट पोजीशन, व्हाट वी नो, व्हाट वी डोंट नो, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस और सिटीजन रोल। मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें सेफ जोन्स में भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रेजिलियंस सबका रोल है। मैं बीइंग एन एडवोकेट आपसे अपील करती हूँ, इन्फॉर्म्ड रहिए, अपने राइट्स जानिए, अपनी ड्यूटी जानिए। हम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना सकते हैं जो डर से नहीं, अवेयरनेस से चलती है। कमेंट्स में लिखिए आपको इस केस का कौन सा हिस्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट या अथॉरिटीज से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो एंड शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।